हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 से संबंधित है। जो परीक्षा 13 नवंबर को समस्त जनपदों में होने जा रही है और कक्षा 8 के विद्यार्थी उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। उसी से संबंधित विज्ञान में जो 35 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं 35 क्वेश्चन को करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और ये प्रश्न अगर आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ लेंगे तो वहाँ पर जो 35 प्रश्न आएंगे वो आपके सही हो जाएंगे लगभग। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। देखिए, अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 91 लिखा हुआ है इसमें, जब वस्तु द्रव में तैरती है तो उसका उत्प्लावन बल होता है। तो बच्चों देखिए, कोई भी वस्तु जब तैरेगी तो हल्की होगी और जो नीचे से द्रव द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जाएगा वो ज़्यादा होगा। जब वो बल ज़्यादा होता है तो वस्तु ऑटोमेटिकली क्या होती है, तैरने लगती है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा कि उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु के भार से अधिक होता है। जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी। तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 2, वस्तु के भार से अधिक। स्वस्थ नेत्र से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने हेतु न्यूनतम दूरी क्या है। तो बच्चों ये चीज़ याद करने वाली है। इसका जो आंसर आएगा बच्चों, जो न्यूनतम दूरी होती है, हम कोई भी चीज़ अगर कितनी दूर रखें कि जो हमें कतई सही दिखाई दे, तो वो दूरी होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है। तो वो क्या बिंदु होता है? लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है। तो देखिए इसका आंसर बच्चों आएगा प्रकाशिक केंद्र, या प्रकाश केंद्र यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आंसर प्रकाशिक केंद्र है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक होता है। कांच का अपवर्तनांक होता है बच्चों, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्चुअल है इसका जो डेफिनेट आंसर भी यही होगा जो आपको याद होना चाहिए बच्चों। इसका पहला आंसर आएगा 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक बच्चों कितना हो गया? 1.5 हो गया। आगे अगला प्रश्न बच्चों देखिए, कह रहे हैं कि जूल इकाई है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो चारों का आंसर जो आएगा इसमें कि जो है जूल किसकी इकाई होती है? कार्य ऊर्जा दोनों की। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए बच्चों, धातु निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए धातु कौन सी ऐसी प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया द्वारा, इसमें देखिए प्रक्रिया लिखी हुई है, संचरण, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं जो गर्म होती हैं बच्चों वो संचरण प्रक्रिया द्वारा होती हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा संचरण आ जाएगा। इसके बाद देखें, मनुष्य ध्वनि सुन सकता है तो हाँ, जिसकी और यदि आवृत्ति कितनी हो, तो हम लोग जो भी ध्वनि सुनते हैं उसकी आवृत्ति की जो रेंज होती है बच्चों, आंसर नंबर 1 आ जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज़। ये इसका आंसर होगा पहला वाला, 20 हर्ट्ज़ से लेकर और 20,000 हर्ट्ज़ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट परम ताप स्केल बराबर है। देखिए 40 डिग्री बच्चों, फ़ारेनहाइट जो है वो ताप की इकाई होती है। और केल्विन, देखिए यहाँ पे केल्विन भी के लिखे हुए हैं, तो ये भी केल्विन भी जो है ये भी ताप की इकाई है। तो इनमें आपस में रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन के हिसाब से प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका आंसर बच्चों आएगा 233 केल्विन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मापन की एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन होता है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की निम्न में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक ही विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो है विकिरण विधि, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलम्ब और भार के बीच में होता है। किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास जो है आलम्ब और भार के बीच में होता है। बच्चों देखिए ये उत्तोलक से संबंधित प्रश्न है, और इसका आंसर जो है आएगा तृतीय उत्तोलक जो होते हैं उसमें आयास, आलम्ब और भार के बीच में होता है। ये वाला आंसर इसका आ जाएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलम्ब और भार के बीच में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है कि कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग समझ रहे हैं आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग होती है जो इस समय लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हर वर्ष देखिए आपने महसूस किया होगा कि लगातार गर्मी होती जा रही है। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे वायुमंडल का ताप बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बच्चों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की अगर आपको परिभाषा क्लियर हो तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा ये है कि जो भी नया पदार्थ बनेगा वो वापस पुराने पदार्थ में कन्वर्ट नहीं होता, यानी नया पदार्थ बनता है वो पुराने पदार्थ में चेंज नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मीन्स नहीं का देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं पूछा जा रहा है। बाकी सभी यानी भौतिक परिवर्तन होंगे और एक ऐसा परिवर्तन होगा जो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न को वहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो सकता है। देखिए मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना और आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों देखिए मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, देखिए मोमबत्ती का जलना जो जल के मोमबत्ती जल जाती है तो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। इसके बाद दूध से दही का बनना, आप समझ रहे हैं कि दूध से दही अगर बन जाए तो दही से दूध को हम दोबारा नहीं बदल सकते, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। और इसके बाद इन्होंने लास्ट वाला जो विकल्प दिया है बच्चों आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, तो यही हमारा आंसर आएगा। बाकी शुरू के तीनों रासायनिक की धातुओं का गुण नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़े निगेटिव वाले होते हैं, बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते और वो जल्दी में आंसर लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो आपको प्रत्येक प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और उसी के बाद उसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि धातुओं का गुण नहीं है भंगुरता, विद्युत सुचालकता, उच्च घनत्व, आघात वर्धनीयता और वातन्यता। तो आपने पढ़ा होगा कि भंगुर वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं अधातु, अगर उनमें आप हथौड़ी मार दें तो वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये धातुओं का गुण नहीं है। देखिए विद्युत सुचालकता धातुओं का गुण है, उच्च घनत्व धातुओं का गुण है और आघात वर्धनीयता भी और तन्यता ये सब धातुओं के गुण हैं। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों कौन सा आ गया क्लियर हो, ये देखिए ये वाला आंसर आ जाएगा भंगुरता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है शुष्क बर्फ है, ठोस CO2, द्रव CO2, गैस CO2 और ठोस CO। तो ये आपको याद होने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ठोस CO2, यानी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। यही है बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपकी NMMSE परीक्षा से संबंधित जो परीक्षा दिनांक 13 तारीख को होने जा रही है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, तो उसी से रिलेटेड
आज मैं आपको विज्ञान के सारे प्रश्न जो अब मॉडल पेपर आए हैं संतोष खरे जी द्वारा, उन्होंने जो कराए हैं वीकली टेस्ट, उसी को मैं डिस्क्राइब यहाँ पे करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। और विज्ञान में जितने भी प्रश्न हैं ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनकी अगर तैयारी कर लेंगे तो परीक्षा में आपके लगभग जो 35 क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे लगभग सही हो जाएंगे। चलिए बच्चों, कंटेंट को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न लिखा हुआ है कि जब द्रव में तैरती है तो उसका उत्प्लावन बल होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कोई भी बच्चों अगर तैरेगी तो तैरती तो तभी है जब उसका जो है भार हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 से संबंधित है। जो परीक्षा 13 नवंबर को समस्त जनपदों में होने जा रही है और कक्षा 8 के विद्यार्थी उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। उसी से संबंधित विज्ञान में जो 35 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं 35 क्वेश्चन को करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और ये प्रश्न अगर आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ लेंगे तो वहाँ पर जो 35 प्रश्न आएंगे वो आपके सही हो जाएंगे लगभग। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। देखिए, आप शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 91 लिखा हुआ है इसमें, जब द्रव में तैरती है तो उसका उत्प्लावन बल होता है। तो बच्चों देखिए, कोई भी वस्तु जब तैरेगी तो हल्की होगी और जो नीचे से द्रव द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जाएगा वो ज़्यादा होगा। जब वो बल ज़्यादा होता है तो वस्तु ऑटोमेटिकली क्या होती है, तैरने लगती है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा कि उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु के भार से अधिक होता है। जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी। तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 2, वस्तु के भार से अधिक। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने हेतु न्यूनतम दूरी क्या है। तो बच्चों ये चीज़ याद करने वाली है। इसका जो आंसर आएगा बच्चों, तो जो न्यूनतम दूरी होती है, हम कोई भी चीज़ अगर कितनी दूर रखें कि जो हमें कतई सही दिखाई दे, तो वो दूरी होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है। तो वो क्या बिंदु होता है, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है। तो देखिए इसका आंसर बच्चों आएगा प्रकाशिक केंद्र, या प्रकाश केंद्र यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आंसर प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक होता है। कांच का अपवर्तनांक होता है बच्चों, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्चुअल है इसका जो डेफिनेट आंसर भी यही होगा जो आपको याद होना चाहिए बच्चों। इसका पहला आंसर आएगा 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक बच्चों कितना हो गया, 1.5 हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, जूल इकाई है। अब इतना तो आप लोग तब से तैयारी कर रहे होंगे, मालूम ही होगा कि जूल किसकी इकाई है बच्चों। जूल जो है ऊर्जा की और कार्य
बच्चों देखिए, जूल इकाई है कार्य की, ऊर्जा की, कार्य और ऊर्जा दोनों की, और ना कार्य की ना ऊर्जा की। तो कार्य की इकाई जूल, ऊर्जा अगला प्रश्न बच्चों देखिए, कह रहे हैं कि जूल इकाई है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो चारों का आंसर जो आएगा इसमें कि जो है जूल किसकी इकाई होती है, कार्य ऊर्जा दोनों की। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए बच्चों, धातु निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए धातु कौन सी ऐसी प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया द्वारा, इसमें देखिए प्रक्रिया लिखी हुई है, संचरण, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं जो गर्म होती हैं बच्चों, वो संचरण प्रक्रिया द्वारा होती हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा संचरण आ जाएगा। इसके बाद देखें, मनुष्य ध्वनि सुन सकता है, तो हाँ, जिसकी और यदि आवृत्ति कितनी हो, तो हम लोग जो भी ध्वनि सुनते हैं उसकी आवृत्ति की जो रेंज होती है बच्चों, वो होती है 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज़, यानी आंसर नंबर 3 इसका आ जाएगा। आंसर नंबर 1 आ जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज़, ये इसका आंसर होगा पहला वाला। 20 हर्ट्ज़ से लेकर और 20,000 हर्ट्ज़ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट परम ताप स्केल बराबर है। देखिए 40 डिग्री बच्चों, फ़ारेनहाइट जो है वो ताप की इकाई होती है, और केल्विन देखिए यहाँ पे केल्विन भी के लिखे हुए हैं, तो ये भी केल्विन भी जो है ये भी ताप की इकाई है। तो इनमें आपस में रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन के हिसाब से प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका आंसर बच्चों आएगा 233 केल्विन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मापन की एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की निम्न में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक ही विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो है विकिरण विधि, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलम्ब और भार के बीच में होता है। किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास जो है आलम्ब और भार के बीच में होता है। बच्चों देखिए ये उत्तोलक से संबंधित प्रश्न है, और इसका आंसर जो है आएगा तृतीय उत्तोलक जो होते हैं उसमें आयास, आलम्ब और भार के बीच में होता है। ये वाला आंसर इसका आ जाएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलम्ब और भार के बीच में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है कि कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग समझ रहे हैं आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग होती है जो इस समय लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हर वर्ष देखिए आपने महसूस किया होगा कि लगातार गर्मी होती जा रही है। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे वायुमंडल का ताप बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बच्चों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की अगर आपको परिभाषा क्लियर हो तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा ये है कि जो भी नया पदार्थ बनेगा वो वापस पुराने पदार्थ में कन्वर्ट नहीं होता, यानी नया पदार्थ बनता है वो पुराने पदार्थ में चेंज नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मीन्स
नहीं का, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं पूछा जा रहा है। बाकी सभी यानी भौतिक परिवर्तन होंगे और एक ऐसा परिवर्तन होगा जो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न को वहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो सकता है। देखिए, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना और आयोडीन का उत्पादन। तो बच्चों देखिए, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। देखिए, मोमबत्ती का जलना, जो जल के मोमबत्ती जल जाती है तो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। इसके बाद दूध से दही का बनना, आप समझ रहे हैं कि दूध से दही अगर बन जाए तो दही से दूध को हम दोबारा नहीं बदल सकते, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। और इसके बाद इन्होंने लास्ट वाला जो विकल्प दिया है बच्चों, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, तो यही हमारा आंसर आएगा। बच्चों देखिए, अगला प्रश्न है कि धातुओं का गुण नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़े निगेटिव वाले होते हैं, बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते और वो जल्दी में आंसर लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो आपको प्रत्येक प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और उसी के बाद उसका आंसर देना है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि धातुओं का गुण नहीं है भंगुरता, विद्युत सुचालकता, उच्च घनत्व, आघात वर्धनीयता और वातन्यता। तो आपने पढ़ा होगा कि भंगुर वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं अधातु, अगर उनमें आप हथौड़ी मार दें तो वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये धातुओं का गुण नहीं है। देखिए, विद्युत सुचालकता धातुओं का गुण है, उच्च घनत्व धातुओं का गुण है और आघात वर्धनीयता भी और तन्यता, ये सब धातुओं के गुण हैं। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों, कौन सा आ गया क्लियर हो, ये देखिए, ये वाला आंसर आ जाएगा भंगुरता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, शुष्क बर्फ है, ठोस CO2, द्रव CO2, गैस CO2 और ठोस CO। तो ये आपको याद होने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ठोस CO2, यानी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। यही है बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की होती है 78%, और ऑक्सीजन की 21%, दोनों गैसें मिलके 99% हो जाती हैं। तो जो हमारा इसका उत्तर आएगा वो आएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मिश्रण है। मिश्रण देखिए, मिश्रण दिया हुआ बच्चों, तो हीरा, तेल, शक्कर और हवा। तो आप देखिए, हीरा, तेल और हवा ये मिश्रण नहीं है, ठीक है, ये यौगिक हैं। और इधर जो ये यहाँ पे शक्कर जो है ये आपका मिश्रण हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातु भी हो और ठोस अवस्था में भी पाई जाए तो आप देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सोडियम। बच्चों इसका आंसर आयोडीन आएगा, जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर आ गया है आयोडीन। इसको अभी आप नोट करते रहिए, बल्कि याद कर लीजिए, बहुत कॉमन चीज़ है कि निम्न में कौन सी ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। बच्चों कौन सी धातु हो जाएगी, आयोडीन हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों इसका जो आंसर आएगा सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट ये विकल्प है और इसका फार्मूला जो होता है बच्चों Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है बच्चों, Na2CO3। फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए।
आप देखिए अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन अपर रूप है कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर। देखिए बच्चों, ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, जो आंसर विकल्प 3 दिया हुआ वो आंसर दे देंगे फ्लोरीन करके, जबकि इसका आंसर आएगा बच्चों कार्बन। इसका जो आंसर आएगा वो कार्बन होगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। फ्लोरीन जो है वो अपर रूप होता है कार्बन का। जिस प्रकार हीरा है, ग्रेफाइट है, उसी तरीके से फ्लोरीन होता है वो कार्बन का अपर रूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखिए पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बैकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन। बच्चों इसका आंसर जो है वो बैकेलाइट है। बैकेलाइट को गर्म करने पर मुलायम हो जाएंगे, परंतु बाद में वो दोबारा से उसमें कन्वर्ट नहीं होता, ये परिभाषा इसकी दी हुई है। तो इसका आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो आ जाएगा बैकेलाइट। अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण देखते हैं। 3 विकल्प दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। बच्चों जो अम्लीय वर्षा होती है उसका सबसे प्रमुख जो कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा जो विकल्प है तीसरे नंबर का, सल्फर डाइऑक्साइड। नाम भी दिया हुआ है, सूत्र भी हो सकता आ जाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड को लिखते हैं SO2। ये इसका सूत्र हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो बच्चों देखिए 90%, 54%, 18% एंड 75%। तो बच्चों 18 कैरेट सोने में जो सोने की परसेंटेज होती है, गोल्ड की जो परसेंटेज होती है वो होती है 75%। 75% बच्चों होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दूध से क्रीम निकालने के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है। देखिए ये चारों विधियाँ दी हुई हैं कि जो हमारी क्रीम बनती है वो विज्ञान की कौन सी विधि है जिसके कारण ये निकलती है। इसका नाम हमें बताना है यहाँ पर, भारण, अपकेंद्रण, आसवन और क्रिस्टलीकरण। तो गांव हमने लोगों ने देखा भी होगा गांव में, तो दूध से जो क्रीम निकाली जाती है तो वो विधि जो है अपकेंद्रण कहलाती है बच्चों। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग आता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। एगेरिकस यानी कुकुरमुत्ता है। अब आप देखिए कुकुरमुत्ता आपने गांव में तो देखा ही होगा, गांव में सब लोग रहते हैं ज़्यादातर। तो कुकुरमुत्ता कौन सी ज़मीन पे होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, जहाँ पर गंदगी डाली जाती है। तो देखिए इसमें स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। तो ऐसी जगह पे ये उगते हैं। देखिए जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें पाई जाती हैं मरी हुई अवस्था में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी इसका आंसर आएगा बच्चों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बच्चों देखिए तंत्रिकाएं, फेफड़े, हड्डियां और यकृत। हेपेटाइटिस जो बच्चों जो है लीवर की बीमारी होती है, और लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। तो उसका जो आंसर आएगा यकृत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला लिखा हुआ है कि आलू का खाने योग्य भाग जड़ है, कलिका है, फल या तना। तो हम लोग जानते हैं आलू एक तना होता है, तो वही खाया जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो तना हो जाएगा। चमगादड़ को किस वर्ग में रखा जाता है। तो चमगादड़ को देखिए स्तनधारी, उभयचर, पक्षी और सरीसृप। तो चमगादड़ जो है वो एक स्तनधारी प्राणी है। बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए।
बच्चों जो है हमारी बॉडी में जो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन काम आता है उसका नाम होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि हैजा उत्पन्न करने वाला रोगाणु। हैजा जो है किस कारण होता है देखते हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। तो देखिए जीवाणु बच्चों, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु को वायरस बोलते हैं, प्रोटोजोआ तो इंग्लिश का नाम है और कवक को फंजाई बोलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं हैजा किस कारण उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों जीवाणु या बैक्टीरिया। तो ये आंसर आपका ये है जीवाणु। इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव द्विलिंगी है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये परीक्षा में देखने को भी मिले। हाथी, बकरी, कुत्ता और केंचुआ। अब हाथी, बकरी और कुत्ता के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये द्विलिंगी नहीं होते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा बच्चों? आंसर आएगा हमारा केंचुआ। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए कि निम्न में से कौन श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। त्वचा, फेफड़े, यकृत और गलफड़े। तो देखिए इसका जो आंसर है त्वचा, फेफड़े और गलफड़े। देखिए अलग अलग कई प्राणी हैं जो श्वसन की क्रिया इन चीज़ों से करते हैं। कुछ प्राणी त्वचा के माध्यम से, हम लोग फेफड़ों के माध्यम से करते हैं और मछलियां जो हैं गलफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करती हैं। यकृत जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का अंग होता है, पाचन तंत्र का। तो हमें जो आंसर देना है वो नहीं में है, यानी हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा यकृत। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के देखिए प्रश्न कई आ रहे हैं जिसमें नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में उत्तर देंगे तो गलत हो जाएगा और आपको उसका 0 अंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो अंग, ऊतक, कोशिका और शरीर। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि कोशिका सबसे छोटी होती है, कोशिका से ही सारी चीज़ें बनती हैं, कोशिका के बाद ऊतक। कई ऊतक आपस में मिल जाएं तो अंग बन जाएंगे, कई अंग एक साथ मिल जाएं तो अंग तंत्र मिल जाएंगे। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। संवेदी अंग नहीं है, देखिए आँखें, दांत, जीभ और कान। तो आँखें, दांत, जीभ और कान। तो आप देखिए आँखें, जीभ और कान ये संवेदी अंग है। दांत जो होते हैं बच्चों वो संवेदी अंग नहीं माने जाते। यही इसका आंसर हो जाएगा दांत। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा, पानी, मृदा में, सजीवों के शरीर पर, सजीवों के शरीर के अंदर, उपरोक्त सभी जगहों में। तो बच्चों ऑटोमेटिकली आप समझ रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा कि उपरोक्त सभी जगहों पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर होगा ये उपरोक्त सभी जगहों पर आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। ये तो आपको याद भी हो गया होगा अब तक, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो हम लोग जान भी रहे हैं कि देखिए विकल्प में पढ़ लेता हूँ। मार्कोनी, सर आइजैक न्यूटन, ऑटो हान और थॉमस अल्वा एडिसन। तो यहाँ पे जो आंसर है बच्चों आपको क्या बताना है? ऑटो हान। क्या बताना है आंसर? ऑटो हान बताना है, क्योंकि ऑटो हान ने ही परमाणु बम का आविष्कार किया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति आप समझ ही रहे हैं, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, दूध उत्पादन और तिलहन उत्पादन। तो पीली क्रांति बच्चों तिलहन उत्पादन से रिलेटेड होती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तिलहन उत्पादन। इसके बाद लिखा हुआ है कि निम्न में प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा देखिए नायलॉन नहीं है, टेरिलिन नहीं है, पॉलिएस्टर नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा हो जाएगा हमारा? रेशम हो जाएगा। तो रेशम हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था बोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन, एसन बोस। आप जान ही रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा
सिद्धांत है, सभी लोग जानते हैं। और इसके खोजकर्ता जिन्होंने दिया उसका नाम भी, और उनका नाम है बच्चों न्यूटन, महान वैज्ञानिक थे। प्रश्न अगला है, वायु है, वायु है विकल्प में दिया हुआ है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो वायु को समांगी मिश्रण माना गया बच्चों, क्योंकि समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि उनको अलग अलग आसानी से ना किया जा सके, तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। तो वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण हो गया, वही इसका आंसर है। एक कोष की जीव है, एक कोष की जीव, एक कोष की जीव मनुष्य, केंचुआ, युगलिना और छिपकली। तो युगलिना जो है वो एक कोष की जीव है। अपुष्पी पौधे हैं, ऐसे पौधे जिसमें फूल नहीं पाए जाते वो अपुष्पी पौधे कहलाते हैं बच्चों। तो अपुष्पी पौधे देखिए, आम दिया हुआ है, फर्न, जामुन और केला। आम, जामुन और केला सभी लोगों ने देखा होगा। फर्न जो है, इन आम, जामुन और केला इन सब में पुष्प आता है, उसके बाद ही हमें फल प्राप्त होते हैं। फर्न है जिसमें पुष्प नहीं आता, वही इसीलिए इसका नाम अपुष्पी है, क्योंकि इसमें पुष्प नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखिए, मूल रोम किसमें पाया जाता है। मूल रोम जो है किसमें पाया जाता है, तने में, पत्ती में, जड़ में और पुष्प में। तो जड़ जो है, देखिए जड़ को मूल भी कहते हैं हिंदी भाषा में, तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो मूल रोम अगर आए तो आप समझ जाइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसका आंसर आएगा जड़ में। मूल रोम किसमें पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, विकल्प 4 दिए हुए यहाँ पे, मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर और किलोमीटर। मछली सांस लेती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा और पंख द्वारा। तो मछली सांस जो लेती है वो लेती है गिल्स के द्वारा, जिसे गलफड़े भी कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आएगा वसा, फैट उसके अंदर इकट्ठा होता है। दाल से पोषक तत्व मिलता है, तो दालों में बच्चों प्रोटीन पाई जाती है। आप अभी याद कर सकते हैं बिल्कुल कि दालों में, सभी दालें प्रोटीन युक्त होती हैं, या सीधे सीधे कह दिए कि दालों का मतलब ही प्रोटीन होता है। तो आप जहाँ पे दाल आए तो आप समझ जाइए कि उसमें प्रोटीन है, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा और आप आंसर लगा दीजिए फटाफट। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया, रतौंधी, गांठ, दांतों में सूजन। तो बच्चों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग का मतलब हो गया, हमें यदि कम दिखाई देने लगे तो समझ लो हमें रतौंधी हो गई है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बच्चों आपको याद होने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई टेक्निक तो है नहीं, आपको बस याद कर लेना है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो 19 नवंबर है। अभी से आप याद कर लीजिए कि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब लिखा हुआ किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक। आंसर जो आएगा, क्षेत्रफल का जो इकाई है क्षेत्रफल की वो वर्ग मीटर होती है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति और वृत्तीय गति। तो इसमें घड़ी का जो पेंडुलम होता है बच्चों वो दोलन गति करता है, ये दोलन गति इसका उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा होगा। देखिए वायु दिया हुआ है, पत्थर का कोयला दिया है, जल दिया है और बायोमास दिया हुआ है। तो अनवीकरणीय जिसका यानी नवीनीकरण संभव ना हो तो वो
यानी जिसके सीमित भंडार हों। तो इसमें जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा पत्थर का कोयला। ये अनवीकरणीय स्रोत है। इसके बाद दिया हुआ है वे पदार्थ जिनसे पदार्थ आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। आंशिक रूप से निर्गत, थोड़ा होता थोड़ा नहीं होता, तो उसे आंशिक कहा जाएगा। तो प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक या पारभासी। पारभासी पदार्थ होते हैं जिनमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार चला जाता है, ऐसे पदार्थ पारभासी कहलाते हैं। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है। तो 4 विकल्प हैं, वर्षा का जल, भूमिगत जल, धरातल का जल और समुद्री जल। तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वर्षा का जल। ये है कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, 4 बिट 1 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट। तो बच्चों 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि दिया सलाई बनाने में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, भूरा फास्फोरस और लाल फास्फोरस। तो आपने दिया सलाई की तो तीली देखी होगी, उसमें एक कोने पे जो जिस रंग का होता है वो आपने देखा होगा कौन सा रंग होता है, वो होता है लाल रंग। तो आप समझ जाइए, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, लाल फास्फोरस हो जाएगा। ये आपके व्यवहारिक क्वेश्चन संबंधित हो जाएगा। लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है दिया सलाई की माचिस बनाने में। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। मीथेन, जल, नाइट्रोजन गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में देखिए, ठोस के रूप, अगर ठोस की बात करें तो बर्फ़ हो गई, द्रव की बात करें तो जल हो गया, और अगर उसकी बात करें तो भाप के रूप में वाष्प हो जाएगी। तो तीनों ही अवस्थाओं में ये जल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। किस क्रिया द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है बाष्पन, आसवन, संघनन, क्वथन। बाष्पीकरण की क्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है, बस हमें दिखाई नहीं देती है। देखिए आप कुछ समय के लिए धूप में अगर कपड़े डाल दें तो आप देखते हैं वो कपड़े सूख जाते हैं, यानी उसमें जो हम जल होता है, जो नमी होती है, वो बाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाती है, और ये क्रिया जो है बाष्पीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है आग बुझाने में सहायक गैस होती है। तो 3-4 विकल्प हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उपरोक्त तीनों गैसें हैं। तो हमारे पास जो इसका बच्चों आंसर है वो कि आग बुझाने के लिए देखा होगा आपने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जितने भी आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें यही गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र में आपको बता दूं CO2। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है बच्चों, याद कर लीजिएगा, बहुत आता है प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है कि चूने के ताज़ा पानी को दूधिया करने वाली गैस। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चूने के ताज़ा पानी, चूने का ताज़ा पानी होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कह रहे हैं दूधिया करने वाली जो गैस होती है वो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो गैस रिलीज़ होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। उसी की वजह से चूने का पानी जो है दूधिया रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध जल का क्वथनांक, यानी जो जल है वो कितने डिग्री ताप पर उबलने लगता है। क्वथनांक का मतलब होता है क्वथन का अंक। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वथन माने होता है उबलना, और अंक क्वथन धन अंक, यानी क्वथन अंक यानी उबलने का अंक, यानी वह कौन सा ताप है जिस पर ये शुद्ध जल जो है वो उबलने लगता है। तो वो शुद्ध जो क्वथनांक होता है यानी टेम्परेचर का जो मान है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, एक पदार्थ LPG गैस सिलेंडर से रिसाव को पहचानने के लिए मिलाते हैं। इसमें कहने मतलब जो सिलेंडर में गैस भरी होती है बच्चों, उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है अगर वो गैस लीक करने लगे तो हमें पहचान में आ जाए। वो दरअसल वो वाली गैस के साथ एक गैस और मिलाए, एक पदार्थ मिलता है, अगर वो पदार्थ ना मिलाया जाए तो हम पहचान में नहीं पाएंगे कि गैस का रिसाव हो रहा है, गैस लीक कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो आंसर देखिए
मिथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन, एथिलीन मरकैप्टन और एथीन मरकैप्टन। बच्चों इसका जो आंसर होता है बच्चों वो होता है एथाइल मरकैप्टन, जिसकी वजह से अगर गैस लीक करने लगे तो जो महक आती है जो ठीक वो इसी पदार्थ की वजह से आती है, ना कि जो गैस। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मनुष्य के शरीर का ताप होता है। बच्चों देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हमारे शरीर का जो ताप होता है सामान्यतः जब हम लोगों को बिल्कुल स्वस्थ होते हैं तो वो ताप माना जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद करने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप, कास्ट कोयला, कोक, सोना और हीरा। तो हीरा जो है वो इसका अपर रूप है। मैंने अभी बताया था कि कार्बन के अपर रूप, इससे पहले प्रश्न आया था। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप हो गया, हीरा कार्बन का अपर रूप हो गया और साथ में फुलरीन ये भी कार्बन का अपर रूप हो गया। ये सब कार्बन के अपर रूप हैं बच्चों। इस प्रश्न में हमारा आंसर जो है हीरा है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारण है। तो ओजोन की परत बच्चों वायुमंडल में है तो उसका नुकसान हो रहा है लगातार। तो लगातार नुकसान होने का जो मुख्य कारण क्या है, वो कौन सी गैस है जिसकी वजह से ओजोन परत जो है लगातार नष्ट हो रही है। तो देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है CO2, CFC, NO2 और SO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मतलब होता है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही एक गैस है जिसकी वजह से वायुमंडल में जो ओजोन की परत है बच्चों वो लगातार उसका नुकसान होता चला जा रहा है, वो कम होती जा रही है। और ओजोन परत के क्षय होने से हमारे शरीर में त्वचा का कैंसर हो जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओजोन परत के क्षय होने से मनुष्यों में कौन सी बीमारियां अधिकतर होती हैं। तो त्वचा का कैंसर होता है अधिकतर। ये बीमारी जो है अमेरिका में चल रही है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, मार्स गैस है एथेन, मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मार्स गैस, मार्स का मतलब होता है बच्चों दलदली इलाका। मार्स जो होता है दलदली इलाके, और दलदली इलाके में जो गैस होती है जो अपने आप प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, वो होती है मीथेन। इसीलिए इसका नाम मार्स गैस रख दिया गया कि वहाँ पे दलदली इलाके में ये पैदा हुई वहाँ से, तो इसी का नाम, इसका नाम हो गया है मीथेन। तो जल का pH मान होता है बच्चों, pH मान जो है 0 से लेकर 14 तक के बीच में होता है। जो नॉर्मल 20 की मिड वैल्यू होती है वो 7 होती है। तो 7 मतलब कम और ज़्यादा वाली बात है, कम अम्लीय और ज़्यादा वाला क्षारीय इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये ना तो जल अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तो इसका जो मिड वैल्यू रखी गई है वो 7 है। 7 जो है शुद्ध जल का ये pH मान होता है। इसे आप याद कर लीजिए, आपके सिलेबस का नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जो है प्रश्न आ सकता है, तो आप शुद्ध जल का pH मान 7 लिख दीजिएगा। जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर, देखिए ये प्रश्न हम लोग पहले भी अभी डिस्कस किए थे। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सबसे निम्न स्तर कोशिका हो जाएगा। ईस्ट संबंधित है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा कि ईस्ट जो है कवक से मिलता है। में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इसका आंसर हम लोगों ने उस समय दिया भी था, आँख, जीभ, दांत और कान। तो दांत जो है संवेदी अंग नहीं है। दूध में क्या नहीं पाया जाता। अब देखिए दूध में क्या नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, वसा और विटामिन सी। तो आप समझ जाइए विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, दूध खट्टा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा विटामिन सी। बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, किसानों का मित्र किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न जो है दोबारा भी आ चुका है और इसका आंसर हम लोग जानते हैं, केंचुआ। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि के कारण ओजोन परत का, देखिए अभी अभी बिल्कुल ये जो प्रश्न आ चुका है रिपीट होके। और इसका जो
आंसर है, मैंने भी बताया भी था, वहाँ देखिए CFC लिखा हुआ था। CFCs यहाँ पे देखिए उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बच्चों इसका जो आंसर आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का नुकसान हो रहा है ये केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर हैं, AC हैं, तो इन्हीं से ये गैस रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ओजोन परत लगातार नष्ट हो रही है। और इसका जो नाम है बच्चों वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है बच्चों, पाई के मान की खोज। पाई के मान की खोज किसने की थी? तो देखिए विकल्प दिया हुआ आर्यभट्ट, बारहमाही, सुश्रुत और मनु। तो बच्चों इसका आंसर जो है आर्यभट्ट होगा कि आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969, 1968, 1869 और 1970। बच्चों देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपकी किताब का ही सवाल है ये सब। तो इसका आंसर है बच्चों 1969। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969, 1968, 1869 और 1970। बच्चों देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपकी किताब का ही सवाल है ये सब। तो इसका आंसर है बच्चों 1969। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम हैं? तो आप समझ जाइए, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल टैंक है, मिसाइल है, सैटेलाइट है या ट्रेन है? तो ये मिसाइल हैं तीनों। भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसैट को किस प्रक्षेपण यान से है? GSLV F1। GSLV F1 इसका आंसर है बच्चों। भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम बच्चों था लक्ष्य। इसका आंसर है। आगे देखें, पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और या परमाणु? तो आंसर इसका है परमाणु। चुंबक निम्न में से बनी किस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता? तो देखिए लोहे से, निकल से, लकड़ी से और कोबाल्ट से। तो देखिए लकड़ी कह रहे हैं कि कौन निम्न में से कौन सा आंसर जिसे अपनी ओर वो अट्रैक्ट नहीं करता, आकर्षित नहीं करता? तो लोहे वालों को भी करता है, निकल को भी करता है, कोबाल्ट को करता है, लेकिन किसको नहीं करेगा? अगर जो वस्तुएं लकड़ी की होंगी उसमें मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो अपनी ओर उन्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? देखिए तने से, बीज से, जड़ से, फूल से। तो इसका आंसर है तने से। जो जूट के रेशे बच्चों प्राप्त होते हैं वो तने से प्राप्त होते हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। बस देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कितने प्रश्न आ चुके हैं, काफ़ी आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका फार्मूला भी अब तो याद हो गया होगा आपको, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। घरों में प्रायः दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करने की विधि। देखिए ये दोबारा विधि आ गई बच्चों। तो ये विधि अब तो आपको याद भी हो गई। देखो या आप अगर सही से पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन अभी भी याद हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो अब केंद्रण विधि है, जिसकी वजह से दही में जो है मक्खन सेंटर में चला जाता है, और सेंटर में चले जाने की वजह से इसका नाम भी बच्चों अपकेंद्रण विधि रखा गया है। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग होता है? बच्चों देखिए 4 विकल्प हैं। पृथककारी कीप द्वारा, आसवन विधि द्वारा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। को क्रोमैटोग्राफी जो है बच्चों रंगों से संबंधित होती है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा क्रोमैटोग्राफी। नाम बताइए। तो गोल्ड का लैटिन नाम देखिए बच्चों 4 विकल्प दिए हैं इसमें, अर्जेंटम, हाइड्रोएर्गाइरम, इक्विपरम और ऑरम। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑरम।
चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चूने के पानी का, देखिए बच्चों, चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। तो जो आपका आंसर आएगा वो ये होगा, ये है चूने का पानी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों ये। दही का खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो हम लोग जानते ही हैं, लैक्टिक, देखिए टार्टरिक अम्ल दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल दिया हुआ है और साइट्रिक अम्ल, ये 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में से जो आपका उत्तर है बच्चों वो है उनका। देखते हैं अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए लिखा हुआ है कि मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, दूध उत्पादन और तिलहन उत्पादन। तो बच्चों देखिए, जो नीला शब्द है वो पानी से रिलेटेड, पानी का रंग नीला माना जाता है और उसी में चूँकि मछलियाँ पाई जाती हैं, तो ये मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पानी में। तो पानियों में उत्पादन होता है, तो इसी का नाम इसका रख दिया गया नीली क्रांति। तो बच्चों यानी कि नीली क्रांति का हमारा जो संबंध होगा वो मेरा होगा मत्स्य उत्पादन। मत्स्य माने होता है मछली बच्चों। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और उत्तर गलत कर देंगे। देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा गया है, ना कि प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम पूछा गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रथम व्यक्ति यानी पूरे विश्व में सबसे पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया? तो देखिए इसका आंसर बच्चों आएगा यूरी गागरिन, जो कि बहुत सही जवाब है इसका। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो राकेश शर्मा आएगा, और प्रथम व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में अगर पूछा जाए, देखिए वर्ल्ड इसमें लिखा नहीं, हालांकि कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा गया है, तो आपको अपना विकल्प जो देना है वो यूरी गागरिन देना बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो देखिए जे टॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड और न्यूटन। तो हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई। मानव निर्मित रेशा नहीं है, मानव निर्मित, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ तो उसका आंसर रेशम आ जाएगा। कार एवं ट्रक की खिड़कियों में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र है बच्चों H2SO4, को किस नाम से जानते हैं? तो सोरे का अम्ल, गंधक का अम्ल, नमक का अम्ल, उपयुक्त सभी। बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, चूँकि देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो में जो एस बना हुआ है इसे गंधक कहते हैं, एस जो है वो गंधक है, इसीलिए इसका नाम भी हो गया गंधक का अम्ल। तो हर चीज़ की टेक्निक बना लीजिए बच्चों, आराम से याद हो जाएगा। मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील किस धातु से मिलकर नहीं बनी है? देखिए अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, किस धातु से मिलकर नहीं बनी है यहाँ पर, यानी बाकी 3 में होगी और एक में नहीं होगी। तो देखिए लोहा, क्रोमियम, निकिल और टिन। तो जो स्टेनलेस स्टील में धातु नहीं शामिल होती वो होती है बच्चों टिन होती है। बाकी लोहा भी होता है, क्रोमियम भी और निकिल भी होता है, जिससे मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चूने का रासायनिक सूत्र बच्चों देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3, H2SO4 और CaO। तो बच्चों CaO इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, यही हमारा चूना भी है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम? सबसे कठोर बच्चों हीरा पाया होता है, प्रकृति में जो पाया जाता है वो सबसे कठोर होता है, तो यही सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना गया है। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उस पर क्या होगा? बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणावेश पाया जाता है, और जब अधिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस परमाणु पर भी ऋणावेश हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ऋणावेश। आघात वर्धनीयता का गुण सबसे कम किसमें है? आघात वर्धनीयता का गुण जो होता है सबसे कम, देखिए किसमें है, पढ़ता हूँ मैं, तांबा, जिंक, चांदी और सोना।
तो जो देखिए जिंक है बच्चों, जिंक क्या है, इसमें पदार्थ वर्धनीयता का गुण सबसे कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कहलाता है। बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, उसे हम पिग आयरन बोलते हैं बच्चों, इसको सीधे याद कर लीजिए। विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो वायरस है यानी विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं, तो विषाणु के अंदर न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों ये होगा उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों यानी ये आपका विकल्प हो जाएगा। इसके बाद देखिए वर्तमान में किस वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है। देखिए कोरोना, पोलियो, हर्पीस और जीका। तो देखिए बच्चों ये तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि कौन से वायरस की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, संक्रमण फैल गया था, तो वो था कोरोना। विषाणु की खोज किसने की देखिए, तो इसमें देखिए 4 विकल्प हैं, हरगोविंद खुराना, दामित्री इवानोव्स्की, लुई पाश्चर और फ्लेमिंग। तो बच्चों विषाणु के जो खोज करता हैं वो दामित्री इवानोव्स्की हैं। बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए किसानों का मित्र किसे कहते हैं। देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका बच्चों, तो इसका आंसर आपको अब तो यहीं पे याद हो गया होगा, केचुआ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन फिर करना है, वो भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में किस वृद्धि के कारण ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर हम लोग जाने गए हैं अब, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। पाई के मान की खोज किसने की। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ एक बार, तो आंसर आ गया आर्यभट्ट। दूरबीन की खोज किसने की। देखिए रॉबर्ट कोच, ग्राहम बेल, गैलीलियो, एडिसन। बच्चों इसका आंसर जो आएगा वो आएगा गैलीलियो, इन्होंने दूरबीन की खोज की। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ बच्चों, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किस क्रांति से है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और भूरी क्रांति। तो आप समझ रहे हैं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन किससे संबंधित हैं, श्वेत क्रांति से। बच्चों श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध उत्पादन से संबंधित। दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन जो चाहे कहिए, दूध का रंग सफ़ेद होता है इसीलिए उसका नाम श्वेत क्रांति रख दिया गया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम है। देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये हमारे क्या हैं, मिसाइल हैं। भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट डाक सेवा कब प्रारंभ की। तो इसका आंसर सन 2001। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ। तो देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर, 2001, 2002, 2003 और 2004। तो बच्चों जो इसका उत्तर है वो है सन 2004 ईस्वी में आईसीटी योजना प्रारंभ हुई थी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का पूरा नाम बच्चों इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताइए। तो बात देखिए शैक्षणिक की बात हो रही है और यहाँ पे नाम है बच्चों देखिए एडूसेट, EDUSAT। तो EDU जो है, EDU का मतलब हो गया एजुकेशन और सेट का मतलब हो गया सैटेलाइट। तो यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट होगा उसका नाम इन्होंने एडूसेट दे दिया। एडुकेशन यानी एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट को एडूसेट कहा गया, तो इसका आंसर आ जाएगा एडूसेट। भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडूसेट को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। देखिए क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर है GSLV-F1। महिला अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो PT उषा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला और अल्पना चावला। बच्चों देखिए यहाँ पे बड़ा राइमिंग वर्ड बना दिया है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कल्पना चावला।
भारत के प्रथम चालक रहित विमान, देखिए क्वेश्चन ए भी रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या था? लक्ष्य। देखिए बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को किससे संबंधित बच्चों? ये एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित हैं। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम? ब्रह्मोस। ब्रह्मांड, समुद्र और अंतरिक्ष। तो भारत की जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो ब्रह्मोस है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया, ऑटो हॉर्न ने किया था। नीली क्रांति का संबंध किससे बच्चों? नीली क्रांति का संबंध हो गया है मत्स्य उत्पादन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम देखिए यूरी गागरिन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। मानव निर्मित रेशा नहीं है रेशम। ट्रक, कार एवं ट्रक की खिड़कियों में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। इसका आंसर है एक्रिलिक। डायनेमो की खोज? एडिसन, माइकल फैराडे, वोल्टा और फर्मी। तो बच्चों देखिए माइकल फैराडे जो हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, तो वही इनकी खोज हुई है, माइकल फैराडे द्वारा डायनेमो की खोज की गई। डायनेमो एक डिवाइस होती है बच्चों जिसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्लास्टिक रासायनिक रूप में है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरे में एक तथा दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों प्लास्टिक जो है वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्लास्टिक जिस पर तेल तथा जल नहीं चिपकता उसका नाम बताइए? मेलामाइन, बैकेलाइट, टेफ्लॉन और स्टाइरोन। तो बच्चों इसका जो आंसर होता है वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक ऐसी प्लास्टिक है जिस पर ना तो तेल चिपकता है ना ही जल चिपकता है। इसी के जो बर्तन आजकल आ रहे हैं तो उसके जो नीचे लेयर है उसमें लगा दिया जाता है, जिससे ना तेल चिपके ना ही उसमें जल चिपक के। रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्लास्टिक्स का प्रयोग होता है इन चीज़ों को बनाने में? तो देखिए बच्चों इसका 4 विकल्प है, मेलामाइन, एक्रेलिक, टेफ्लॉन और पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है पॉलीप्रोपिलीन। पैकिंग, संचायक सेल के केस बनाने में। अब देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, याद हो गया होगा आपको, स्टाइरोन। थर्माकोल का दूसरा नाम? थर्माकोल का दूसरा नाम बच्चों स्टाइरोन होता है। धूप के चश्मे को स्थायी रूप से नीला बनाने के लिए कांच में मिलाया जाता है। बच्चों देखिए इसका जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, सिल्वर आयोडाइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो इसका आंसर है वो है कोबाल्ट ऑक्साइड। पके हुए मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं? पके हुए मिट्टी के बर्तन मृतिका कहलाती है बच्चों। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? 4 विकल्प हैं बच्चों हमारे सामने, टेट्रा, फ्लोरो, एथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोपीन और एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तने से। रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्यूपा, कोकून, लार्वा और इल्ली। तो रेशम के रेशे देखिए कोकून से प्राप्त होते हैं बच्चों। रेशम कीट किन पेड़ों पर नहीं पाले जाते? शहतूत, अरंडी, आम और ओक। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। आम पर नहीं पाले जाते, बाकी ये तीनों शहतूत, अरंडी और ओक, इन तीनों पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान बच्चों कहलाता है सेरीकल्चर। जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? अपमार्जक, सर्फ, साबुन, उपरोक्त सभी। तो बच्चों देखिए इसका आंसर है अपमार्जक, जिसे हम लोग डिटर्जेंट भी कहते हैं। जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है वहाँ किस विधि से सिंचाई की जाती है? बच्चों
मतलब जहाँ जिन क्षेत्रों में जल बहुत कम पाया जाता है तो वहाँ पर देखिए कौन सी विधि, देखिए छिड़काव तंत्र विधि, ड्रिप तंत्र विधि, तीसरे में एक व दो दोनों या कोई नहीं। तो देखिए ये दोनों ही विधियाँ जो हैं यूज़ की जाती हैं जहाँ पानी कम होता है, छिड़काव तंत्र विधि और ड्रिप तंत्र विधि। तो ये दोनों ही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही यूज़ हो रही हैं। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों ये आ जाएगा तीसरा। तो जो आंसर होगा यहाँ पे ये वाला लगाइएगा, यानी दोनों ही विधि यूज़ होती हैं। तो एक व दो दोनों हो जाएंगी। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम उद्योग का कारखाना नहीं है। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ओएनजीसी। तो बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को ये तीनों जो हैं एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं और ओएनजीसी एल्युमिनियम उद्योग का कारखाना नहीं है। निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो जल, सौर, पवन, ये सभी तो तीनों चीज़ें ये नवीकरणीय स्रोत हैं। तो जो आंसर आ जाएगा ये सभी आ जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे कम प्रदूषणकारी है? सूर्य, जैव ऊर्जा स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत और इनमें से कोई नहीं। सबसे कम प्रदूषणकारी बच्चों जो है ये आपका जैव ऊर्जा स्रोत होगा। इसके बाद देखें, सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं कपास के रेशे से, संश्लेषित रेशे से, कीटमृत से और ये सभी। तो सूती वस्त्र कपास के रेशे से प्राप्त होते हैं बच्चों। मेलामाइन का प्रयोग होता है बर्तन बनाने, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में, रस्सी बनाने में, पाइप बनाने में, कांच बनाने में। मेलामाइन जो है वो प्रयोग की जाती है प्लास्टिक के बर्तन बनाने में। कप, प्लेट, बिजली के फ्यूज़ होल्डर आदि बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, उपरोक्त सभी। बच्चों इसका आंसर है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी से ही कप, प्लेट और बिजली के फ्यूज़ होल्डर वगैरह बनाए जाते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की संरचना पता करने के लिए किन कणों का प्रकीर्णन किया गया? कणों के प्रकीर्णन से पता चला कि कौन से ऊपर जा रहे हैं, कौन से सीधी दिशा में जा रहे हैं, कौन सी अपने वापस पलट के उसी दिशा में आ रहे हैं। तो इसका आंसर है अल्फा कण। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे तत्व कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा बच्चों और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा तो वो सभी समस्थानिक होंगे। आघात वर्धनीयता का गुण होता है चांदी। निम्न में से किसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और उपरोक्त सभी। बच्चों देखिए ध्यान से, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो उपधातु कही जाती हैं। इन्हें ये धातु और अधातु के बीच की कड़ी मानी जाती है। उनका नाम भी इसीलिए रखा गया है विज्ञान में उपधातु। तो इनमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद देखते हैं बच्चों, लोहे के संक्षारण को क्या कहते हैं? लोहे के संक्षारण को क्या कहते हैं? जंग लगना, गलना, काला होना, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का जो संक्षारण है वो जंग लगना है। विद्युत केबल बनाने के लिए आजकल किस धातु का प्रयोग होने लगा है? कॉपर, लोहा, चांदी, सोना। तो आप समझ जाइए, ना तो लोहे का होगा, ना चांदी का, ना सोने का। किसका होगा? कॉपर का होगा। सोने के आभूषण बनाने के लिए मिलाते हैं तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता। तो बच्चों देखिए इसका जो आंसर है पीतल। पीतल में बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिग आयरन कहलाता है। अति सूक्ष्म जीवों को हम देख सकते हैं किससे? दूरदर्शी से, खगोलदर्शी से, आँखों से और या फिर सूक्ष्मदर्शी से। तो आंसर आएगा सूक्ष्मदर्शी से।
विषाणु बने होते हैं। देखिए क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल से, प्रोटीन से, एक बार दो दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा देखिए जो आंसर हम लोग जान रहे हैं कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल ये दोनों चीज़ें मिली होती हैं वायरस को बनाने के लिए। विषाणु होते हैं स्वपोषी पूर्ण परजीवी, एक बार दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। विषाणु को प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। बच्चों कोई भी विषाणु, कोई भी वायरस जब उसका प्रजनन होना होगा तो उसको कम से कम जो ज़रूरत पड़ेगी वो होती है एक जीवित कोशिका की। कोई भी जीवित कोशिका हो, जब उसे जीवित कोशिका मिल जाएगी तो उसमें प्रजनन शुरू हो जाएगा, उसकी वृद्धि शुरू हो जाएगी। विषाणु के बीच की कड़ी, विषाणु किसके किसके बीच की कड़ी हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत छपा हुआ है। विषाणु के बीच की कड़ी नहीं, विषाणु किसके बीच की कड़ी होते हैं बच्चों? तो विषाणु जो हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी गई है। ना तो वो सजीव होते हैं और ना ही वो निर्जीव होते हैं, यानी विषाणु को उदासीन टाइप में माना गया है। उदासीन इसलिए कह रहा हूँ कि ना तो वो सजीव है और ना ही निर्जीव है। अब देखिए विषाणु की खोज किसने की? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो विषाणु की खोज बच्चों दिमित्री इवानोव्स्की ने की है। कवक को ये भी कहा जाता है, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, शैवाल। तो बच्चों जान ही रहे हैं कवक क्या होता है, फफूंद होता है। निम्न में से कवक से होने वाला रोग, चेचक, डेंगू, दाद, चिकुनगुनिया। तो जो दाद है वो कवक से होने वाला रोग है, कवक जनित रोग कहा जाता है। फफूंद से किस औषधि का निर्माण हुआ है? क्लोरेलिन, पेनिसिलिन, कोवैक्सीन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों फफूंद से, देखिए फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अब पेनिसिलिन की खोज बच्चों देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई है। पेनिसिलिन की खोज, ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का निर्माण, स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का निर्माण होता है बच्चों, ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। क्लोरेलिन प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, बच्चों हम लोग अंग्रेजी में एंटीबायोटिक बोलते हैं, इसे हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं। तो क्लोरेलिन प्रतिजैविक दवा का निर्माण होता है फफूंद से, प्रोटोजोआ से, शैवाल से, बैक्टीरिया से। तो बच्चों देखिए क्लोरेलिन जो है वो शैवाल से बनाई जाती है। पौधों के जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तो वो होता है राइजोबियम। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की, वह आंसर एज़ोटोबैक्टर। स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं एज़ोटोबैक्टर। धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न जितने भी बता रहा हूँ ये सारे महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग होता है बच्चों उसको कहते हैं मलेरिया। एंट अमीबा हिस्टोलिट का प्रोटोजोआ द्वारा रोग जो होता है, देखिए मलेरिया, पेचिस, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिट का जो प्रोटोजोआ उसके वजह से हमारी बॉडी में पेचिस नामक रोग हो जाता है बच्चों। ईस्ट में किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में और विटामिन। तो प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। जीवाणु द्वारा मनुष्य में होने वाला रोग, तपेदिक, हैजा, निमोनिया, ये सभी। बच्चों देखिए तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये सभी। बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, पदार्थ के निर्माण की इकाई। देखिए क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो पदार्थ के निर्माण की इकाई परमाणु होता है। चुंबक निम्न में से
बनी किस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो आप देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, लकड़ी से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आंसर है जे थॉमसन या थॉमसन। पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? देखिए ये भी रिपीट हो गया है, आंसर है तना। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान क्या कहलाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेरिकल्चर। टसर, मूंगा, कोसा, एरी आदि किस से संबंधित हैं ये? बच्चों ये जो हैं रेशम से संबंधित रेशम की किस्में होती हैं। बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग होता है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मेलामाइन, बैकेलाइट, टेफ्लॉन, स्टाइरोन। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो है बैकेलाइट। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर है बच्चों टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ऐसी प्लास्टिक है जो ऊष्मा प्रतिरोधी होती है, तो नॉन स्टिक बर्तन के लिए प्रयोग की जाती है टेफ्लॉन। किस प्रकार की कांच का उपयोग प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र एवं चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है? तो देखिए बच्चों इसका आंसर आएगा फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। फोटोक्रोमिक कांच में क्या मिला होता है? फोटोक्रोमिक कांच में बच्चों क्या मिला होता है? इसका आंसर है इसमें से, तो इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। कपूर और साधारण नमक को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो कपूर जो और साधारण नमक को ऊर्ध्वतापन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो इसका आंसर है कपास। कपास पौधे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए बच्चों काली मिट्टी उपयुक्त होती है। एक जांतव रेशे का नाम बताइए। देखिए कपास, रेशम, सन और पटसन दिया है, तो एक जांतव रेशा हमारा हो जाएगा रेशम। परमाणु मुख्य रूप से किन मूल कणों से मिलकर बना है? तो परमाणु बच्चों जानते हैं 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन भी दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों दिए हैं, आखिरी में दिया है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? बच्चों इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? नाभिक में बच्चों 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारी। प्रोटॉनों की संख्या देखिए बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम। प्लैटिनम, सोना, लोहा और चौथे विकल्प में 1 और 2। समुद्र से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखिए बच्चों संघनन, तलछटीकरण, ऊर्ध्वपातन, बाष्पन। तो ऑटोमेटिकली हम लोग जान ही रहे हैं कि समुद्र से हमें नमक किस विधि से मिलेगा? बाष्पीकरण विधि से, यानी बाष्पन। जब जल जो है बाष्पीकृत हो जाता है तो वहाँ से हमें नमक प्राप्त हो जाता है। तो और ये क्रिया जो है बाष्पन कहलाती है। इसके बाद देखिए वायु क्या है? देखिए ये प्रश्न में रिपीट हुआ है, समांगी, विषमांगी, पारदर्शी, पारभासी। तो वायु कैसा मिश्रण हमने बताया था उस समय? समांगी मिश्रण। रुई किसके पौधे से प्राप्त होती है? तो बच्चों जो कि प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं वो प्लैटिनम और सोना, ये दोनों हैं ये। तो चूँकि दोनों हैं तो हमारा जो चौथा विकल्प है ये वाला, हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा कि उपरोक्त 1 व 2। धात्विक खनिज कौन खनिज नहीं है? धात्विक खनिज नहीं है लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक। बच्चों ये सारी धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी ये सब धातुएं हैं। और अभ्रक जो है वो अधातु है, इसीलिए इसका ये आंसर हो जाएगा कि अभ्रक जो है खनिज, धात्विक खनिज नहीं है। जिंक धातु के अयस्क का नाम बताइए। तो ये प्रश्न भी देखिए रिपीट हुआ है। जिंक धातु का जो अयस्क होता है बच्चों वो होता है कैलेमाइन, ZnCO3। सामान्य ताप पर कौन सी
धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है बहुत ही। अब आपको गलत नहीं होना चाहिए कि सामान्य तौर पे सिर्फ एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा। सामान्य ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु देखिए बच्चों उस प्रश्न में उस प्रश्न में देखिए अंतर है। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो पाई जाती है। वहाँ से देखिए पारा हो गया धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अधातु में ब्रोमीन। धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को, जो धातुओं को जो चादरों को पीटा जाता है तो उसे आधात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तार के रूप में जो तार के रूप में बनाया जाता है उसे तन्यता कहते हैं बच्चों। ये आंसर आ जाता है ये। जो विद्युत का सुचालक होता है ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन और सल्फर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है कार्बन। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को किस अन्य नाम से जानते हैं? मैंने अभी देखिए बताया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। H2SO4 में देखिए जो S होता है ये इसे सल्फ़र कहते हैं, और सल्फ़र को हिंदी में गंधक कहते हैं। और जब हिंदी में गंधक कहेंगे तो ये बन जाएगा गंधक का अम्ल। बहुत सिंपल बात है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? उपधातु यानी उपधातु में आपका जो आंसर है वो सोना। सोना एक धातु है बच्चों। लोहे पर जमी भूरी परत किसके बनने के कारण होती है? लोहे पर जो भूरी परत जो जंग वगैरह लग जाती है बच्चों, उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आयरन ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और सिल्वर सल्फाइड। यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट दो बार लिख दिया है, लेकिन इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा आयरन ऑक्साइड। मिश्रित धातु पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है बच्चों? दिए हुए हैं तांबा जस्ता, तांबा टिन, सीसा और टिन, और क्रोमियम और निकेल। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तांबा और जस्ता। मिश्र धातु सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, तांबा जस्ता, तांबा टिन, सीसा और टिन, क्रोमियम और निकेल। तो इसका बच्चों आंसर जो है वो है सीसा और टिन, इसी से सोल्डर बनता है। मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? देखिए ये प्रश्न में रिपीट हुआ है, मैंने भी बताया भी था। लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों ही चीज़ें मिली होती हैं स्टेनलेस स्टील में। तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो आएगा उपरोक्त सभी। पिग आयरन में लोहे की मात्रा कितनी होती है? चार विकल्प हैं, 93%, 96%, 97% और 98%। तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो उसका आंसर आएगा 93%। बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए वही प्रश्न आ गया रिपीट होके, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूरे विश्व में। तो वो था यूरी गागरिन। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो सभी बच्चे जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न आदि किसके नाम है? तो बच्चों ये जो हैं ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, जिस हम लोग ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं, तो जो कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेज़ॉन, आप सभी लोग जान रहे होंगे। तो ये सब सारी कंपनियों को ई-कॉमर्स कंपनियां कहते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पीली क्रांति बच्चों तिलहन उत्पादन संबंधित होती है। बर्तन बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों देखिए बर्तन बनाने में जो प्लास्टिक प्रयोग होती है वो होती है मेलामाइन। पदार्थ की मूलभूत इकाई हम लोग सब जानते हैं, आंसर है परमाणु। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए ये भी क्लियर है, रदरफोर्ड, सॉरी बच्चों देखिए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? नाभिक देखिए क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको, नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।
किसी तत्व के वे परमाणु क्या कहलाते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो ऐसे तत्व बच्चों समस्थानिक कहलाते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान हो। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम देखिए बच्चों, प्लेटिनम, सोना, लोहा। और उपरोक्त में एक बात हो, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो प्लेटिनम और लोहा ये दोनों ही मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों ये आएगा उपरोक्त 1 व 2। निम्न में आधात्मिक कौन खनिज नहीं है? आधात्मिक खनिज कौन सा नहीं है? तो देखिए अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो आधात्मिक खनिज नहीं है बच्चों। सिल्वर धातु के अयस्क का नाम बताइए। देखिए सिल्वर धातु के, यहाँ पर देखिए सूत्र भी बच्चों लिखे हैं, बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे इसे। देखिए मैग्नेसाइट में MgCO3 लिखा हुआ है, कैलेमाइन में ZnCO3 लिखा है, कॉपर ग्लास का Cu2S लिखा हुआ है, अर्जेंटाइट का Ag2S। तो बच्चों Ag जो होता है वो सिल्वर का होता है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अर्जेंटाइट यानी Ag2S। यहाँ से ऐसे पहचान लीजिएगा। सामान्य ताप पर कौन सी आधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए बच्चों कितनी बार ये रिपीट हुआ है, हो सकता है ये प्रश्न आपको मिल जाए। ब्रोमीन होता है बच्चों, जो आधातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो ब्रोमीन है। धातुओं को तार में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं बच्चों? अभी अभी मैंने बताया, तन्यता। उस आधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और कार्बन। देखिए ये भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है कार्बन। नाइट्रिक अम्ल को किस अन्य नाम से जाना जाता है बच्चों? नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। निम्न में कौन उपधातु नहीं है? उपधातु देखिए बोरान, पे क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सोना। तो इसका आंसर आ जाएगा सोना। निम्न में कौन उपधातु नहीं है? ये आएगा चांदी। चांदी एक धातु है, उपधातु नहीं है। लोहे पर जमी भूरी परत किसके बनने के कारण होती है बच्चों? आप देखिए बहुत ही, ये तो क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है। चांदी के ऊपर जमी काले रंग की परत को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए चांदी की बात हुई है, तो चांदी का ही कुछ यौगिक होगा। तो आंसर इसका होगा देखिए सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर को चांदी कहते हैं, तो आंसर आ जाएगा सिल्वर सल्फाइड। मिश्र धातु पीतल किन किन धातुओं से? देखिए क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ बच्चों। पीतल जो है किससे किससे मिलके बना होता है? तो पीतल तांबा और जस्ते को अगर मिला दिया जाए तो बच्चों पीतल बन जाता है। इस्पात में लोहे की मात्रा देखिए कितनी होती है? तो इस्पात में लोहे की मात्रा होती है 98.8% से 99.8%। रुई कपास के किस भाग से प्राप्त होती है? इसका जो आंसर है वो है बीज से। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? देखिए क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा बहुत ही। देखिए इसमें 37 डिग्री C या 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पे ये आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे भी कुछ 98.6 दूसरे वाले विकल्प में भी दिया हुआ, तो आपका जो आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस कहें या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहें, यही आप हम लोगों के शरीर का ताप होता है। ऊष्मा का मात्रक बच्चों, ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। थर्मामीटर का पारा ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा ऊपर चढ़ता है? थर्मामीटर का पारा जो है चालन, सम्मान, विकिरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विकिरण विधि द्वारा। पानी का क्वथनांक हम बता चुके हैं 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री C पर पानी उबलने लगता है, भाई उसका क्वथन बिंदु है। साइनोबैक्टीरिया किस तत्व का स्थिरीकरण करते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं? तो किसका स्थिरीकरण करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन का करते हैं। नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करते हैं वो लोग। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव सजीव और निर्जीव के, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो विषाणु हमने बताया था। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। पेंसिलिन औषधि की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई।
चना, मटर, अरहर पौधों की जड़ों में गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो इसका नाम अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, राइजोबियम। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? बच्चों डेंगू रोग एडिस एजिप्टी ये देखिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम देखिए, चूने का पानी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। इसका आंसर बच्चों ये वाला है। फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नींबू का रस में खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति से होता है? तो ऑटोमेटिकली हम लोग जान भी रहे हैं, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू को खट्टा करता है। बच्चों देखिए, ये सारे प्रश्न विज्ञान के मैंने आप लोगों से डिस्कस किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर लें तो परीक्षा में जो 13 तारीख को परीक्षा होने जा रही है उनमें से जो 35 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें 35 क्वेश्चन में लगभग सभी प्रश्न आपके सही हो जाएंगे बच्चों। लेकिन शर्त यही है कि इस वीडियो को आप लोगों को कम्प्लीटली देखना है। जो बच्चे इस वीडियो को देखने से वंचित रहेंगे उनको ये शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई अगर असुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। बाय बाय बच्चों, आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन हो। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बाय बाय।